बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन में। एक, नैब कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं, यानी कि वो कानून कि जिसके तहत पिछले 3-3.5 सालों में आपने बिलखुसूस देखा कि किस तरीके से कभी शाहिद खाकन अब्बासी साहब जेल में, कभी मिफ्ता साहब, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी शहबाज शरीफ साहब, तो कभी मरियम साहबा, यू नेम इट, ये सारे के सारे जेल जाते रहे, बाहर आते रहे, ज़मानतें होती रही। ज़ाहिर है ये काम किसी कानून के तहत हो रहा था ना, ये एहतसाब अदालतों में केस चल रहे थे सारे, तो नैब कानून के तहत ही सारा कुछ हो रहा था। नैब कवानीन में तरामीम कर दी गई, वो क्या हुई कैसे हुई आपको बताते हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और इस पर आज इमरान खान साहब ने खिताब किया, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से खिताब किया और कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। ये अपोजिशन पहले से ही कहती आई है कि भाई जो नैब के कानून है काले कानून, और हम उनसे पूछते थे जब ये, यानी आज की गवर्नमेंट कल की अपोजिशन, पीपल्स पार्टी नून लीग वाला, जब हम इनसे पूछते थे, जब ये जेलों में जा रहे थे तो कहते थे नैब का कानून काला कानून है। तो हम कहते थे कि भाईजान ये काला कानून है, तो आपके दौर में भी तो ये कानून था, तो आपने तब्दील क्यों नहीं कर दिया? तो वो इसका ये जवाब देते थे। फिर आप देखिए कि नैब कानून के बारे में हमजा शहबाज साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये क्या कहा करते थे, ये देखें ज़रा। ये हमारा आदमी है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में यार हाथ नीचे करे भाईजान, कानून में कोई तारीफ इंशाल्लाह करेंगे क्या नहीं। काला कानून निकालेंगे। नैब एक काला कानून है और मैंने कहा है कि ये पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है, और हमसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को ख़त्म नहीं किया। तो ये वाज़ेह अल्फाज में कहते रहे कि भाई हमारी गलती थी कि हमें हुकूमत मिली, फिर भी हमने ये नहीं किया। अच्छा, फिर ये हुआ कि अपोजिशन ने, यानी कि आज की, एक तो हुकूमत अपोजिशन बड़ा मिक्स हो जाता है, आज की जो हुकूमत है उसने एक दावा किया, वो दावा हमारी प्रोग्राम में हुआ, यहाँ बैठे थे आज के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में भी नैब कवानीन में तरामीम ज़ेर बहस आई, बाकायदा सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक ऑर्डिनेंस भी आया, चूँकि PTI भी कह रही थी कि यहाँ कुछ चीज़ें तो ज़रूर है जिन पर वाकई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक अजीब व गरीब दावा किया हमारे प्रोग्राम में। हुआ यह था कि फैटफ जब भी ग्रेड इससे निकला है तो फैटफ के हवाले से कुछ जो है वो काम करने की ज़रूरत थी। PTI ये इल्ज़ाम लगा रही थी नून लीग और पूरी अपोजिशन पे कि साहब इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल ऐसा किया कि इन्होंने कहा कि भाई PTI तो फंस जाएगी, जो कि फैटफ तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, तो फैटफ के लिए इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने ये किया, PTI कहती है कि इन्होंने ये किया अपोजिशन ने, कि उन्होंने कहा ठीक है फैटफ पे आपको साथ चाहिए ना, हमारा देंगे हम साथ, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या? वो ये कि आप नैब कवानीन में भी तरामीम कीजिए। और वो क्या तरामीम है? वो ये तरामीम है जिसको PTI के मुताबिक ये था कि बस अगर जिसको हम मान लेते तो सारे का सारा चक्कर ही ख़त्म हो जाता है एहतसाब का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि भाई ये नैब कवानीन में तरामीम हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। उन्होंने क्या कहा, जरा आप ये देखें। पता है कि ये तो एक तीसरी कुव्वत है पाकिस्तान में जिसने बिठाकर हमको और इनको PTI को बिठाया था, बोला था कि ये 4 फैटफ के बिल हैं और ये नैब का बिल है और इन चारों को 5 को एड्रेस करो। तो वहाँ नैब क्यों ले आए? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ जी, बहुत चाह रही थी कि नैब क्लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी जिसको मैं कह रहा हूँ, इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी मां सिवाय इमरान खान के। ये लोग तो सब आके बोल चुके थे कि हम समझते हैं कि हो जाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान मना कर। उन्होंने कहा भाई हम, यानी PTI इल्ज़ाम लगा रही थी उन पे, इन्होंने बॉल उछाल के हम नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इसमें तरामीम कर लो। बहरहाल फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम कर दी। आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून बन जाएगा। आज इमरान खान साहब ने कहा कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ। उन्होंने क्या कहा, जरा देखें। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, पार्लियामेंट के अंदर फैसला किया है, इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर। 26 साल की मेरी स्ट्रगल है, एक ही चीज लेके फिरा हूं, जब तक पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इस मुल्क के मुजरिम हैं, जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये जो हुआ है असेंबली के अंदर, मुल्क से कब मजाक उड़ाया गया है, मुल्क की तौहीन हुई है। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से पास किए हैं नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए। मैं उम्मीद है हमारी जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगे। इजाजत दी जा रही है, आप गवर्नमेंट में बैठा हो, मिनिस्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो भी आप पैसे बनाए, बच्चों के नाम करे, रिश्तेदारों के नाम करे, वो अब जवाबदेह नहीं है। दुनिया के अंदर इस तरह का कानून नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना, उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा बमबारी से ज़्यादा बड़ा काम, बुरा काम हो गया ये। और वो मैंने पहली बार तो सुना है, वो कह रहे हैं कि वो जेल में, आप कहते हैं ना फला करप्शन की इसलिए जेल में डालना चाहिए, इसलिए
खान साहब कह रहे हैं ये बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए। अब ये सारी की सारी सूरत है, इस पर करते हैं बात, क्या क्या तरामीम की हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ की, इस सब पे हम ज़रा आहिस्ते से बात करते हैं। हौसला रखें ज़रा। हमारे साथ मेहमानाने गिरामी में मौजूद है तो वन एंड ओनली हमारे बड़े भाई तज्जियाकार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, वक्त देने का शुक्रिया। गवर्नमेंट की तरफ से जो कि फोकल पर्सन रहे यूथ अफेयर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के बड़े अहम मेंबर थे, जनाब उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बल्कि मैं कह लूँ कि गवर्नमेंट से, चूँकि पंजाब में ये मिनिस्टर भी हैं, सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, मैं तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। सर क्विकली भट्टी साहब, पहले आपसे शुरू कर दूँगी, ये बताएं ये नैब कवानीन में तरामीम ठीक हुई या गलत हुई है? मसला ये है कि एक तरफ तो वो नैरेटिव है जो मैंने सुनाया अभी कि इमरान खान साहब कहते हैं भाई इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया, खुद ही गवर्नमेंट में खुद ही कवानीन में तरामीम कर दी, खुद को बचा लिया, जान छुड़ गई। लेकिन दूसरा मसला ये कि नैब कवानीन का मिसयूज़ भी तो हुआ ना, कि भाई बंदा पकड़ लिया, तफ्तीश हो ही नहीं रही, बंदा पकड़ लिया, रेफरेंस बाद में दायर हो रहा है, बंदा पकड़ लिया, उसकी पूरे मुल्क में बदनामी हो गई, टिकट चल गए, बाद में बेगुनाह साबित हो गया। तो अब क्या करें, इसमें कौन ठीक है और कौन गलत है? भट्टी साहब बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, कानून कोई काला नहीं होता, उसका नजायज इस्तेमाल कालक मुंह पे मलता है, मसक शुदा चेहरा हो जाता है, बदबूदार चेहरा हो जाता है। करप्शन की आज मैंने एहसन इकबाल की सुनी है, मेरी तो अक्ल दंग रह गई है। अल्लाह का हुक्म है, हदीस है, कुरान में है कि रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। हम सब बुराइयों से इसलिए बचते हैं कि दोज़ख की आग से बच जाए। तो करप्ट आदमी को तो जहन्नमी कहा गया हुआ है। तो यार उसमें तरमीम करो, खुदा का खौफ करो, और जुल्म खुदा का तो यार अनबिलीवेबल है। अच्छा। मुझे वसीम, आप मैं और अपनी बताता हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, सही है, रोजाना लाख रुपया सेल हो रही है, सही है, 40 रुपए करप्शन से गायब हो जा रहे हैं। क्या हम रखेंगे उसको मुलाजम? क्या रखेंगे? हाँ, अगर उस पर गलत काम, उसमें कोई बेतरमीम करते तो करनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या तरीका है कि यार मेरी इनकम लाख रुपए है, असासे मेरे अरब रुपए के हैं या करोड़ रुपए के हैं, तो साबित करेगा। कभी करप्शन की रसीद भी होती है। हर मोटरवे ठेके पे 40% कमीशन जाती है। इसके हजारों मेरे पास एविडेंस है, 1 2 3 4 नहीं। यार इन्होंने आज मेरी नजर में तो पाकिस्तान तबाह हुआ ही करप्शन की वजह से है। ये सुअर का गोश्त है, चाहे साफी खाता है, जज खाता है, जनरल खाता है, पॉलिटिशियन खाता है, ताजर खाता है। इसके होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन ये हुकूमत शायद नहायत अदब एहतराम से हसन मुर्तजा साहब गुस्ताखी ना समझे, चाहे नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी या पीटीआई की। जो करप्शन की हमायत करता है वो अपना मुल्क भी बेच सकता, अपनी माँ भी बेच सकता। अल्लाह अकबर। मेरा तो ये ईमान है। मैं हसन मुर्तजा साहब से पूछता हूँ, मुसलमान। सही है हसन मुर्तजा साहब, देखिए ना, अब मैं एक एक करके ही चलता हूँ। एक जो तरमीम हुई वो यही कि भाई अगर एसिड बियॉन्ड नीड्स हैं तो बारे सबूत जो है वो शख्स में नहीं है बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर है। अब ये बता दें कि अगर ये साबित हो गया कि भाईजान इस आदमी की जो तनख्वाह है वो है 100 रुपये, लेकिन इस नज़र आ रहा है कि इस आदमी का घर, गाड़ी, फैक्ट्री, फला 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 ये है 1000 रुपये, तो अगर ये साबित हो गया तो फिर ये काफ़ी नहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए कि बताया कि भाईजान ये आप 100 रुपये कमा रहे हैं। चलो 100 का 125 तो समझ में आता है कि यार कहीं कोई मैथमेटिकल एरर होगा, ये जेब में आपके आते हैं 100 रुपये, आपके एसिड्स हैं 1000 रुपये के, भाई बताइए इजाफी 900 कहाँ से आया। अब आपने ये कर दिया कि नहीं, पहले नैब ने अगर ये ढूंढ भी लिया है कि कमाता 100 है और एसिड्स 1000 के हैं, तो फिर नैब ये भी साबित करे कि इजाफी 900 करप्शन से आया है। वो उसने करप्शन कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने बजे की है, नैब क्या बताएगा, कैसे बताएगा? सर हसन साहब। बहुत शुक्रिया बेदामी साहब। बेदामी साहब, गुजारिश ये है कि कौन कह रहा है कि करप्शन होनी चाहिए, करप्शन जायज़ है। ये मेरे ख़्याल में जो नैरेटिव कायम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि शायद हुकूमत का इन तरमीम से ये मकसद है कि करप्शन को जायज़ करार दे दिया जाए। हम तो कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, हम तो कहते हैं कि लोगों के एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए। कहते तो सारे ही है ना, जाहिर है कोई थोड़ी कहेगा कि करप्शन जायज़ है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, वैसे बाय द वे आपकी पार्टी के एक साहब थे, कहीं जतोई साहब, क्या नाम था उनका, नहीं कोई और नाम था, उन्होंने तो कहा था करप्शन हमारा हक है, लेकिन जतोई साहब थे, हाँ, उन्होंने तो कमाल ही किया। आप देखें ना, एक शख्स के जाती राय को अगर आप पार्टी के साथ जोड़ दें, उसको आप किसी चीज के साथ जोड़ दें। मैं नहीं जोड़ा, ये तो मुझे याद आ गया। मैं तो बल्कि ये कहने लगा था कि कौन कहेगा कि करप्शन जायज है, वो एक आदमी ने कहा, लेकिन इकदामात से पता चलता है ना। अब जब आपने ये इकदाम कर दिया, मैं
कि भाई नैब भी साबित करे कि पैसे करप्शन के, कैसे होगा ये? मेरी अर्ज तो सुन जी सर, लेना। जी सर, जी सर। देखें, हमारी गुजारिश ये है, क्या रेफरेंस बाद में बनना चाहिए और गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में क्या सही तरह आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन आपके जुर्म साबित होने से पहले आपके किरदार कशी हो जाए? बिल्कुल नहीं, आप सही अपने तरमीम है मेरे बच्चों ख्याल को में। फेस ना कर सकें। बिल्कुल सही है। देखिए, सजा जो है ना, या नफरत जो है, वो जुर्म से होनी चाहिए, इंसान से नहीं होनी चाहिए। नहीं, इन पॉइंट्स में तो मेरा आपका इत्तेफाक है, मेरे ख्याल में सही तरमीम की है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 12 सबूत नैब पे, इसका बताया ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं जी, नैब को पूछना चाहिए और हमें जवाब देना चाहिए, हमें एहतसाब से नहीं भागना चाहिए। अगर नैब पूछती है कि तुम्हारे एसेट्स कैसे बढ़ गए, हाँ, तो बिल्कुल हमें उसका जवाब देना नहीं, चाहिए। नहीं, आप नहीं, जवाब ना नैब हो पूछेगी तो आप जवाब में कानून दिखाएंगे कि भाईजान आप खुद ही साबित करें कि करप्शन का पैसा है, मैं नहीं बता रहा, तरमीम हो गई है। अब उस तरमीम को आप इस पैराए में ले रहे हैं कि वो नैब साबित करेगी कि ये है। 12 सबूत नैब पर है, तो और में किस पैराए में वो तरमीम को 12 सबूत नैब पर डाल दिया आपने। बिदामी साहब, मुझे बात करने देंगे तो मैं आपको अर्ज सर, करूंगा। सर, मैं कहता हूं कि शायद जो अल्फाज भट्टी साहब ने इस्तेमाल किए हैं मेरे पास उससे भी सख्त हो करप्शन के खिलाफ। मैं नहीं चाहता करप्शन। मैंने खुद अपनी जायदाद बेच के सियासत की है सारी उम्र। मैं कैसे कह सकता हूं कि एसेट्स बढ़ने चाहिए? जो सियासत कर रहा है उसके एसेट्स कम होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कमाई का तो काम ही नहीं है। और इस चीज पे तो मेरा आपके साथ 100% इत्तेफाक है। लेकिन तो आपका भी ख्याल है कि तरमीम सही नहीं तरीके से ये वाली सर, मेरी अर्ज तो सुन लें, मेरी गुजारिश तो सुन लें। अर्ज मुझे करने देंगे? वो जब मैं करने लगता हूँ आप वो बात ही वहीं पे कर देते हैं। मैं इससे कतन इत्तेफाक नहीं करता। मैंने उसको इतना डीपली स्टडी नहीं किया कि मैं उसको ये आपसे अर्ज कर सकूं कि वो कौन सी शिक है जिसमें ये कहा गया है कि नैब को साबित करना होगा। जब एक आदमी के एसेट्स ज्यादा हैं तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा सबूत है कि उसकी आमदनी के साथ उसके एसेट्स मैच नहीं करते। या इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे कहने की गुजारिश ये है कि क्या, मेरा भी सवाल है कि क्या नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होती? बिल्कुल हुआ है, ये बात तो सही है। तो मैं क्या नैब के जरिए लोगों के बाजू नहीं मरोड़ेंगे? मैं और आप एक पेज पर आ गए। मेरी सुन लेना जी, एक चेयरमैन नैब के खिलाफ एक वीडियो स्कैंडल आता है और उस पर तहकीकात भी नहीं होती, और मैं अगर ये कह दूं कि 4 साल उस वीडियो के बलबूते पर आप लोगों को उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करवाते रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। मैं यही बात लेकर उस्मान डार के साथ करना चाहता हूँ। मेरा और आपका इत्तेफाक हो गया, क्योंकि बिल्कुल मेरी और आपकी राय सेम है। इसका मतलब कि आप भी कह रहे हैं कि भाई 12 सबूत वाली बात पे आपका भी वो है कि नहीं यार, ऐसे अगर एसिड्स बियॉन्ड मीन्स है तो ये सेल्फ इन अ वे सबूत है कि कोई गड़बड़ है। मेरा भी पॉइंट है। और जहां आप कह रहे हैं कि क्या नैब मिसयूज नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। ये मैं आपसे आगे सवाल पूछूंगा कि क्या आज भी तो मिसयूज नहीं करी आज की गवर्नमेंट, वो बाद में, लेकिन बिल्कुल हुआ है। आप लोगों के खिलाफ भी हुआ है। उस्मान डार साहब, आप बताएं ना। मैं हालिया मिसाल ले लेता हूं कि अब तक तो खाली कुछ सहाफ़ी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब आपने एक वीडियो की बुनियाद पे सारा काम किया है। अब गुजारिश ये है कि चेयरमैन नैब साहब की, मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल मुदाखलत में, हर इंसान ख़ताकार है, अल्लाह सबके ऐबों में पर्दे रखे, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे, मैं खुद बड़ा ख़ताकार हूँ। मैं सिर्फ एक मैं अलग सवाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जो खातून है जिनके हवाले से वो वीडियो मंजर आम, उन्होंने ऑन एयर ये दावा किया है, ऑन एयर, और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं वो शवाहिद जब मैं सामने लाई तो मुझे किसी और की तरफ से नहीं, पीएम साहब की तरफ से, इमरान साहब की तरफ से मुझे बुलाया गया, मुझसे कहा गया कि आपके पास और सबूत हैं चेयरमैन नैब के खिलाफ। मैं कहा जी, मैंने उनको दे दिए सारे सबूत। मैं समझी कि शायद मेरे केस में इस्तेमाल हो जाएंगे, मेरा काम, लेकिन वो सारे शवाहिद ले लिए और उन शवाहिद को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया गया चेयरमैन नैब के खिलाफ। अगली बात और ख़तरनाक कही, उन्होंने कहा मुझे और मेरे हस्बैंड को पता नहीं 2 हफ्ते या कितने अरसे पीएम हाउस में रखा गया, हफ्से भेजा में। भाई या तो वो झूठ कह रही हैं तो फिर तो उनको निशान इबरत बना देना चाहिए, या फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। डार साहब देखिए, वसीम के पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। आज मुझे उम्मीद है वो खतून आपका प्रोग्राम सुन रही होंगी। अगर वो समझती है कि किसी किस्म का भी मेलाफाइड इंटेंशन थी या वो कोई मिस यूज़ करना चाहता था, तो किसी भी अदालत के फोरम पे जा सकते हैं। लेकिन जो असल बात है, जो आप भी बात कर रहे हैं, जो भट्टी साहब ने की है,
मुझे दिली खुशी है। ओ हसन मुर्तजा साहब ने भी कर दी वही बात, कमाल हो गया। सुने जरा, 3.5 साल मेरे लीडर इमरान खान कहते रहे कि ये पीडीएम, ये नलायक आज की हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत उन्हें ब्लैकमेल करती रही एनआरओ के लिए, और कहते थे जी हम कहाँ एनआरओ मांग रहे हैं, हम तो एनआरओ मांग ही नहीं रहे। और इमरान खान पाकिस्तानियों कहता रहा ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमारे 3 मसले थे इनके साथ। अच्छा, एक ये जो नैब का इन्होंने दफन की है, दूसरा ईवीएम्स थी, और तीसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट। सही है। और कोई इनके साथ मसला नहीं था। और ये तीनों चीजें 2 माह में पाकिस्तान की मुईशत तबाह होके रह गई है वसीम, तबाह होके रह गई है। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नहलों ने सिर्फ 2 माह इन तीनों चीजों पे काम किया। अगर आज नैब का कानून पास हुआ, दफन हुई नैब, तो उसके ऊपर ये काम कर रहे थे ना, मेहनत कर रहे थे। शहबाज स्पीड की फुर्तियां नैब खत्म करने में, FIA पे कब्जा करने में, EVM खत्म करने में, और ओवरसीज अजीम पाकिस्तानी जो 31.7 बिलियन डॉलर के जरा मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, उनका वोट खत्म करने पे लगी हुई। अच्छा, लेकिन उस्मान भाई बात तो बताया ना मुझे, अभी आपने एक ही सांस में इनको पता नहीं चोर, निकम्मे, डाकू, चक्के, पता नहीं क्या क्या कहा। अगर ये सब कुछ ये थे तो 3.5 साल हुकूमत आपकी, नैब, जाहिर है आप इदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेम पेज, अदालतें आपने खुद ने कह दिया आज़ाद, तो फिर क्यों जेलों में नहीं गए, फिर क्यों जमानतें हो गई? आपने खुद का अदालतें आज़ाद। मुझे पहले ये बताएं कि वसीम क्या फैसले इमरान खान ने करने थे, क्या अदालतों ने करने थे ना, आपने कहा आजाद थी अदालतें। तो ये सवाल पाकिस्तान की अदालतों से करने वाली बात है ना। मैं वसीम आज देखे, मेरी बात सुने, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया मासूमाना। मैं आपके प्रोग्राम से सवाल उठाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे और आपको सुन रहे होंगे इंशाल्लाह। पिछले 2 माह से हम गला फाड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। खुदारा साजिश के ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बना दे जो इस मुल्क के साथ अमेरिका, हिंदुस्तान और इजराइल गठजोड़ के साथ ये जो कठपुतलियां इस मुल्क में आई हैं, चेक करें कैसे आई हैं, किसके कहने पे आई हैं। दूसरा, आज आपके प्रोग्राम से फिर कह रहा हूँ, खुदारा इस नैब के कानून का सुओ मोटो नोटिस ले लें, इस मुल्क को तबाह होने से बचा लें। चीफ जस्टिस साहब, चलो वो तो सो मोटो नहीं भी लेंगे तो खान साहब तो जा ही रहे हैं ना, तो बात, लेकिन ये बताया ना अदालतें आजाद थी या नहीं थी आपके दौर में? याद आपके अदालतें आजाद नहीं थी? मेरा मकसद है वसीम, पहले बात समझे, कभी वकील की कमर में दर्द निकल आती थी जब केसेस लगते थे। क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? आपने ये अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया था कि शहबाज शरीफ के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले हैं और कहता मुझे पता ही नहीं कहां से आ गए, कौन डाल गया। अल्लाह करे कि वसीम बदामी के अकाउंट से भी पाकिस्तानियों 4-4 अरब निकले, 6-6 अरब निकले, ये भी मेरा भाई बिलियनियर बने इनकी तरह। ये भी है कि मुझे नहीं पता कहां से आ गए हैं। ये जो 2-3 इन्होंने आज क्रिमिनल अमेंडमेंट्स की हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा इस ख्वाजा वेंटिलेटर को जो सियालकोट से इनका एमएनए है, जो बढ़ के लगा रहा था बुज़दिल वज़ीर दफ़ा पाकिस्तान का, हमारी अजीम दुनिया की 6ठी बड़ी ताकतवर फौज का बुज़दिल वज़ीर दफ़ा, कहते हैं मैं सदर को नहीं मानता, जबकि वो सुप्रीम कमांडर हैं इसी अजीम पाक फौज के, जिसका ये वज़ीर दफ़ा है। और भाई तुम खुद अकामा रख के मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए हुए, तुमने खुद इस नैब के आड़ से बचने के लिए कानून पास किया। चलो पॉइंट आ गया, खुद रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सुन ले मेरी बात, क्या इनसे पूछे बेनामी, उसके ऊपर कोई नहीं पूछेगा। अगर उस्मान डार करप्शन कर रहा है और उसकी बीवी या बच्चों के नाम पे अरबों के सासे हैं, उनसे पूछा ही नहीं जाएगा। भाई नहीं, ये बात सही है, मैं इस पे सवाल करना है। बाहर आगे सुने ना, जो एवन फील्ड्स पकड़े गए हैं, हाइड वन पार्क पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी कोई नहीं पूछ सकता जी ये बाहर नवाज शरीफ के बच्चों के पास, इनके पास दौलत कहां से आ गई है, मरियम नवाज बेनिफिशियरी, या पूछ ही नहीं सकते। हसन भाई ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट हुई है। जी, मैं ब्रेक से पहले जरा भट्टी साहब और मसन साहब से कोई फायदा पहुंचाया गया है। भट्टी साहब, ये तो आपने बताया, आई एग्री विथ यू के आप हंस भी रहे हैं कि भाई वो सारे मामलात इन्होंने लगता है कि अपने आप को सूट करने के लिए किए, लेकिन खान साहब के दौर में भी नैब का मनपसंद इस्तेमाल हुआ। इमरान खान साहब कहते रहे, शाहिद खाकान कह रहा था जेल में डाल दो, मैंने डाल दिया। वो मिनिस्टर ने बताते थे साद रफीक जेल में जाएगा, जाता था। उस्मान डार साहब बताते थे कि ख्वाजा आसिफ जेल में जाएगा और वो जाता था। पता ही नहीं उनको कौन बताता था, हालांकि काम तो नैब कर रहा था। मैंने कभी नहीं कहा जेल में जा रहे यार, मैंने कहा जेल में जाने के बाद आपने कहा, मैं कसी का, आपने कहा कि मैंने नैब की फाइलें शाइलें देखी, ये तो कहा था आपने। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो मैं फाइलें दे के आया हूँ, जो मेरे अपने सबूत थे, किसी के नहीं थे, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी। जाना चाहिए था। मैं तो आज भी सवाल उठाता हूं मैंने अपनी फाइलें, अच्छा अभी मैं लेके आया था ना अकामा केस। भट्टी साहब बताएं, ठीक है, पॉइंट आ गया, थैंक्स फॉर द करेक्शन। जी भट्टी साहब,
इन्होंने किया गलत इस्तेमाल के अच्छा, नहीं? वसीम, हाँ जी, हाँ जी। वसीम, किसने कितना माल छुपा रखा है, इस दिल में बड़े राज छुपा रखे हैं। अल्लाह अकबर। कि पीटीआई दूध की धूली नहीं, 1001 स्कैंडल तो मेरे पास है। अच्छा, फराज साहबा तशरीफ लाए ना, मैं आपको बता देता हूँ। शहजाद अकबर साहब लाए ना, रोजाना 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इतनी बड़ी बड़ी रख के फाइलें। आके साबित करें अच्छी। हाँ, नैब का गलत इस्तेमाल हुआ, मेरे सामने हुआ। 10 केसों में मैंने जाके मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को कहा, आपके ये लोग करप्ट हैं, यहां पैसा इसने लिया। एक हकीकत है, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है। हुकूमत किसी की भी आए, करप्शन के खिलाफ नहीं एहतसाब होता, मुखालफिन को कुचला जाता है। एहतसाब ऑर्डिनेंस अगर आपने भी पढ़ा हो, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें है कि रोजाना हेयरिंग हो। क्यों जज नहीं लगाए गए इतने ज्यादा? 2000 केस है, 2 जज हो ही नहीं सकती थी सजा, नामुमकिन था उस वक्त। ये भी सच है। मैंने चुक पै गई, मैंने कोरोना हो गया। अब 2.5 साल से हो ही कुछ नहीं रहा। खुदा के वास्ते करप्शन इस मुल्क को बचाना है तो एहतसाब साफ शफाफ होना चाहिए। अदल की जगह अदावत करोगे, इंसाफ की जगह इंतकाम लोगे तो नताइज बेहतर नहीं। आई कांट एग्री मोर। मेरा ख्याल है मसला ये, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से जिसको जो सूट करता था, जिसको उसने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर। वरना क्या अब जो अपोजिशन में है इनका कुछ नहीं। किसी दिन प्रोग्राम रखना वसीम साहब, खैर आप तो नहीं चलाएंगे, वो मैं ही चलाऊंगा। लेकिन नहीं प्लान रखेंगे, अल्लाह मालिक है, देखते हैं। रखेंगे तय हो गया। तो कोड ऑफ द मालिक है। देखे, हाँ, आज इमरान खान साहब की मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि वो करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, ये मैं जा सकता, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। मेरा उस्मान डार भाई कह रहा था 2 महीने से लगे हैं और लोग 40 साल इस अदालतों में जाके धक्के खाते हैं। आज फैमिली कोर्ट अदालत, हाई कोर्ट मैं करता रहूं, लोग पोते वाले हो गए, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इस पाकिस्तान में इंसाफ मैं ब्रेक से पहले, ठीक है, छीनना पड़ता है, हसन साहब, खरीदना पड़ता है। हसन साहब, ये आप कह रहे हैं ना विक्टिमाइजेशन, और हम खुद कह रहे हैं और हम इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, विक्टिमाइजेशन हुई। क्या आज फिर से वो रीत दोहरा नहीं रहे? ये शीरी मजारी साहिबा पे वो उनके बचपन का केस निकल आया, ये उस्मान बुज़दार साहब पे वो 1970 का केस निकल आया, ये मुनीस इलाही साहब, अगर इस वक्त आप दिल पे हाथ रख के बताएं आपका क्या ख्याल है, अगर मुनीस इलाही साहब का फैसला मुख्तलिफ होता और वो आज आपकी सफ़ों में होते, फिर भी FIA बुला रहा होता उनको, तो आज फिर वही स्टोरी दोहरा नहीं रहे आप? देखें, अगर बेदामी ये तारीख दोहराई जा रही है तो ये भी ज़्यादती है, मैं इस हक में भी नहीं हूँ। आपका क्या ख्याल है, दोहराई जा रही है कि नहीं? आप मेरा नहीं ख्याल जी, अगर शीरी मज़ारी साहब का केस था इतना अरसा पहले, 40 साल पुराना, तो वो निकलना नहीं चाहिए। देखिए, ये केस ना पीपल्स पार्टी ने बनाया है, ना किसी और जमात ने बनाया है, ना खान साहब ने बनाया है। एक अगर इतना पुराना फ्रॉड का केस है तो वो नहीं निकलना चाहिए। इस पे तो अब देखें आप किसको कहाँ पर जोड़ रहे हैं। मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अभी डार साहब कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल करूं, वगरना जैसे भट्टी साहब ने कहा हज़ारों स्कैंडल्स हैं, हज़ारों ऐसी शख्सियत भट्टी साहब बल्कि कुछ कहना भी यहाँ बैठ के डिस्कस भी किया जा सकता है, जिनको नालायक और नायल भी कहा जा सकता है, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। यानी मुनीस इलाही साहब आज आपके साथ होते फिर भी उनको FIA बुला रही होती, हसन साहब आपके ख्याल में फिर भी सब हो रहा होता उनके साथ? देखिए, ये तो अगर आप PMLN का कोई नुमाइंदा बुला लेते तो वो आपको बेहतर जवाब दे सकता तो करें, आपका ख्याल अगर वो क्या ख्याल है आप? देखिए जी, मैं तो कहता हूं अगर हमारे साथ भी होता और वो मतलूब होता तो उसे जाना चाहिए था। ये भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक चीज तय करनी है कि हमने अदालतों पे या एतमाद करना है। मेरी बात तो सुन लेने दें, हमारे भाई हैं यार। हसन भाई थोड़ा 2 मिनट मार्जिन दे दें, क्या हो गया यार, आपसे कम लिफ्ट कराते हैं आप। एक तो माशाल्लाह आप आधे आपको मुबारक हो, एक तो आपको मुबारक हो, मेरा भाई हाँ मिनिस्टर होगा तो चलो मैं भी कहूंगा हसन मुर्तजा मेरा दोस्त है। दूसरी बात यार, जरा
आसिफ अली जरदारी साहब की जिसने जुबान काटी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा करें, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरे बहुत एहतराम का रिश्ता था। मुझे यकीन है आप ये मुतालबा ज़रूर करेंगे। भट्टी साहब, हमारे तो बड़े मुतालबे हैं। हमारा तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला केस भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। हमने उसको रिविज़िट करने की गुजारिश की थी, आज तक वो नहीं हो सका। हमारा तो यही आसिफ अली जरदारी साहब वाला जो आप कह रहे हैं, हमारे तो जो हमारे पे मनशियात के केसेस बनाए गए, हमें तो पता नहीं कौन कौन सी किस किस तरीके से विक्टिमाइज किया गया। ये किसने बनाए थे मनशियात के केस? मनशियात के केस किसने बनाए थे सर? जिसने भी बनाए थे भट्टी साहब, सियासत दे विच कोई दुश्मन नहीं होंदा। सियासत विच आज दे दोस्त कल दे दुश्मन ते कल दे दुश्मन आज दे दोस्त होंदे ने। सही है। ये भट्टी साहब कर लेना कि आप इसके खिलाफ थे। ARD बनी थी, उसमें कौन कौन थे? MRD बनी, उसमें कौन कौन लोग थे? हमने तो भुट्टो साहब की शहादत के फौरन बाद जब MRD बनी तो उस MRD में वो लोग भी शामिल थे जो डायरेक्टली भुट्टो साहब के मुकदमे में और उनके कत्ल में हम समझते हैं कि मुलव्वस थे। उन लोगों के साथ भी हमने बैठ के जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद की। आप लोग सारे हमारे साथ होते थे। चल, मुझे आपका पॉइंट आ गया, आपकी कुर्बानी है हमारे साथ। आते हैं ब्रेक के बाद, आते हैं दोबारा। मेरा अपनी एक राय है, आप इत्तेफाक या इख्तलाफ करें, अगर चाहें तो ब्रेक के बाद ऐड भी कीजिएगा, फिर हम जरा दूसरे मौजू पे भी आएंगे ब्रेक के बाद। कि वो मेरे बचपन से केस चल रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो ममनुआ फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग, वो उसकी बिलाखिर शुक्र अल्लाह का समाअत कंप्लीट हो गई है, फैसला महफूज हो गया। पता नहीं PTI महफूज है या नहीं, लेकिन इसमें मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर होता कि अगर ये गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि ये नैब में तरामीम है, लेकिन हमारा मकसद हरगिज़ भी अपने आप को बचाना नहीं है, तो हम अपने सारे केसेस को जो है वो इन तरामीम से मुतासर नहीं होने देंगे। क्योंकि कल तक तो आप ये कह रहे थे ना कि भाई इमरान खान हुक्मरान है, इदारे भी उसके साथ हैं, सेम पेज भी है, नैब पे इन्फ्लुएंस भी है, इसलिए झूठे केसेस में जेल डाल रहा है। अब इमरान खान भी नहीं है, सेम पेज भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। अब हम मेरिट पे अपने केसेस लड़ेंगे, इन्हीं कवानीन के तहत लड़ेंगे, क्लीन चिट लेंगे, उसके बाद से इन कवानीन का इतलाक हो जाएगा, तो आप पे तनकीद करने का मौका ना मिलता। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक के बाद ज़रा एक दूसरे मौजू के साथ भी आते हैं। ये फॉरेन ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर इस सेगमेंट के आगाज़ में। मतलब बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब से, जो कि साबिक मुशीर एहतसाब रहे। पहले शहजाद अकबर साहब थे इस मसनद पे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इनको ये जिम्मेदारी दी थी, तो ज़ाहिर है वो और नैब से भी आप मुताल्लिक़ा रहे हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा, पहले तो मैं क्विकली, आपने चूँकि सर्व भी किया है नैब में, फिर आप ये मुशीर एहतसाब भी रहे शहजाद अकबर साहब के बाद, तो आपको सर जो भी ऑन गोइंग केसेस है, ज़ाहिर आपसे बेहतर कौन जानता है करंट गवर्नमेंट के जिन भी लोगों के खिलाफ, ये आपको लगता है कि किसी ऐसे मोड़ पे पहुंच गए थे कि अगर ये नैब कवानीन में तरामीम आज ना होती तो मतलब ये बहुत जल्द किसी ना किसी अंजाम तक पहुंच जाते, या नहीं चले जा रहे थे बस? आपकी आवाज़ आना बंद हो गया। कैन यू हियर मी? सर आई कैन हियर यू। आप मेरा सवाल सुन पाए या मैं रिपीट करूं? जी आपने सवाल पूछे कि आया कन्विक्शन। जी, जो ऑन गोइंग केसेस थे बहुत सारे, क्या वो किसी मंतिकी अंजाम तक पहुंचने वाले थे या फिर बस चल ही रहे थे? अभी ये नैब तरामीम अगर ना होती तो पहुंच जाते किसी ना किसी अंजाम तक? देखिए, मैं आपको केस वाइज बता सकता हूं कि उनका टाइम फ्रेम क्या था और प्रोसिक्यूशन प्लान क्या था और कब तक उन्होंने कन्विक्ट हो जाना था। बताएं। तोशाखाना केस में 25 में से 15 विटनेसेस हो चुके थे, 10 रहनी थी और उसके अंदर 3 बंदों ने कन्विक्ट हो जाना था, जिसमें नवाज शरीफ हैं, गिलानी साहब हैं और जरदारी हैं। ये तोशाखाना केस था। इसी तरह का लाहौर के 2 केसेस हैं, एक टीटी का केस है, दूसरा ड्रेन का केस है। ड्रेन का केस के ऊपर जो है ना 2 या 3 महीने वो मजीद लगने थे या मैक्सिमम, उसका फैसला आ जाना था। इन्होंने कन्विक्ट होना था या छूटना था, वो मैं इस पर कुछ अपनी जो है ना राय नहीं दे सकता। टीटी का केस जो है उसमें ऑलमोस्ट 80% विटनेसेस गुजर चुकी थी। दिसंबर 2022 तक तकरीबन 3 से 4 केसेस ऐसे थे जिन्होंने फाइनल हो जाना था। अच्छा। और उसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, उसमें नवाज शरीफ, मरियम, इनके चांसेस थे कन्विक्ट होने के, और वो चांसेस इसलिए थे कि हमें पता था कि इतने विटनेसेस रह गए हैं, इतनी पेशी और होनी है और उसके बाद डिसीजन में आ जाना था। अच्छा। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि दिसंबर तक जो है वो फैसले हो जाएंगे।
आया भी एक्सोनरेट होते हैं या पनिश होते हैं, दैट इज वन कैन नॉट से। कमिंग फ्रॉम यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट बिकॉज यू वर मतलब ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ दीस केसेस इन द सेंस कि आप मुशीर एहतसाब थे। और सर ये बताइएगा कि आपका भी ख्याल है कि आज जो तरामीम हो गई हैं इसके बाद नैब की हैसियत अलामती रह गई है? जी हाँ, नैब तकरीबन आज से डिफंक्ट होकर ख़त्म हो चुका, बिकॉज नैब आज से सिर्फ एक तरह का केस कर सकता है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, और उसमें भी अगर 100 से ज़्यादा आदमी होंगे, बंदे होंगे, तो वो कर सकता है, वरना नैब कोई और केस नहीं कर सकता। ना एसेट्स का केस कर सकता है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर सकता है, ना बेनामी का केस कर सकता है, ना लिविंग बियॉन्ड मीन्स का केस कर सकता है। ऑल केसेस उसकी जो जुरिसडिक्शन है इन अमेंडमेंट्स के बाद नैब से ले ली गई है। और ये जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं बादशाह साहब, ये नोट कीजिएगा कि ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। एक तरफ केसेस को रखा गया और दूसरी तरफ जो केस जिस सेक्शन से बना उस सेक्शन को उड़ा दिया गया, या सेक्शन को उड़ा दिया गया या सेक्शन को अमेंड कर दिया गया। और ये जब एप्लीकेशन कल या परसों कोर्ट में जाएंगी तो और तकरीबन ब्यूरो केस सारे इसमें फारग हो गए, दे आर स्टैंड एक्सोनरेटेड। अच्छा, और सर मैं अगर बिल्कुल, चूंकि जाहिर है मैं मतलब मैं लॉ की समझ और बिल्कुल नाबलद होने के नाते एक स्टूडेंट के ऐसे से पूछ रहा हूँ कि ये केसेस, चूंकि अपोजिशन के लोगों को मैंने कहते सुना है कि वो ये कहते हैं भाई ऐसा नहीं कि हमने केसेस खत्म कर दिया, ये केसेस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले गए, तो फिर और कौन सी अथॉरिटी है नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले जाने के बाद जो कि इन केसेस को आगे चला सकती है और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती है? देखिए, इन्होंने कहीं भी कानून के अंदर ये नहीं लिखा कि ये केस जो है इसने आगे कहाँ जाना है। ये जब यहाँ पे इस केस इस नैब के एनएओ के तहत ही जब ये फाइल हुआ तो एनएओ के तहत ये डिसाइड होगा। एनएओ के जब डिसाइड होगा तो केस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली नई अमेंडमेंट के तहत। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से खत्म होके एक जगह किसी और को दूसरी जगह ग्रिल करना शुरू कर दें। आपने एक ही जगह, एक ही इलाके तहत, एक ही अदालत के अंदर उसको ट्रायल करने हैं और उसको मंतकी अंजाम तक। तो सर आखिर में ये बता दें मुझे कि अभी तो ये आ गए, आप कह रहे हैं इन्होंने केस सामने रख के एक एक कानून को तरमीम कर दिया और बच गए, केसेस प्रैक्टिकली खत्म हो गए, नैब प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गया। कल तक तो आपकी हुकूमत थी ना और अदालतें भी आज़ाद थी, सारा मामला ठीक था, तब क्यों किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं हुआ? क्यों उनमें से कोई भी एक बंदा जेल में नहीं है? देखिए ना, केस जेल में होना या ना होना जो है ना, उसका केस के साथ मेरे नज़दीक कोई ताल्लुक नहीं होता। केस अपने जब डिसीजन होगा, अभी देखें इनके 3 डिसीजन आए हैं जो एवन फील्ड के, उसमें 2 में ये कन्विक्ट हो चुके हैं, 1 में ये बरी हो गए। इसका मतलब ये है कि जो बाकी केसेस इनके 15 केसेस चल रहे थे उसमें, क्योंकि यहाँ कन्विक्शन 66% हो चुकी, साबित हो गया, तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 15 केसेस जो इनके इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में है, तकरीबन जमानतें हो गई ना सबकी। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम मरियम नवाज शरीफ साहब का केस अलग है, बाकी मरियम नवाज साहब ये सब एक पूरी फैसला सबकी जमानतें हो गई। जमानत होने से ये मतलब तो नहीं है कि केस खत्म हो गया। जब केस डिसाइड होगा और अगर 7 साल किसी को सजा होती है तो वो जेल चला जाएगा और उसमें से जितना तो वही कह रहा हूं, किसी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा कोई केस कि जनाब फलां को 7 साल कैद और ये जेल शुरू, ये क्यों नहीं हुआ? देखिए ना, आप 2 केसेस एवन फील्ड के डिसाइड हुए हैं ना, जिसमें 7 साल 10 साल कैद है, जिसमें तकरीबन 25 मिलियन पाउंड्स का जरिमाना है, वो हो चुका है, वो कन्विक्ट हुए हैं ट्रायल के उसमें, ट्रायल लेवल के ऊपर। नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं जो बैठे हुए हैं यूके के अंदर, तो ये कन्विक्ट तो हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा नवाज शरीफ का तो मामला बिल्कुल सही है, लेकिन वो मरियम साहबा की तो फिर उसी में जमानत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड में ही वो सारा जमानत कर लिया। जमानत जब आप हाई कोर्ट के अंदर किसी अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो हेल्ड इन अबेंस चला जाता है। जब भी हाई कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग आगे चलाएगा, उस पर फैसला देगा, तो इनकी सजा वापस वहीं से शुरू हो जाएगी। कानून तो वही उसके तहत। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर टाइम मुसद्दिक अब्बासी साहब कहते हैं कि दिसंबर तक उन्होंने एक केस का नाम बता दिया कि इन केसेस ने किसी ना किसी मंत्री के अंजाम तक पहुंच जाना था, अब नहीं पहुंचेंगे, नहीं अब खत्म हो गया है मामला खत्म। अच्छा, मैं क्विकली अब जरा आखिरी राउंड में उस्मान डार साहब आपसे ही शुरू करता हूँ। ये ममनुआ फंडिंग केस की समातें ख़त्म हो गई हैं और अब इसका जो है वो बस फैसला आएगा, फैसला महफूज हो गया, पता नहीं कब आएगा। लेकिन सर आपने इसमें इल्तिवा की दरख्वास्त दी 30 बार, इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्त की 6 बार, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त की 21 बार, वकील तब्दील किया 9 बार, स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए सर। तो ये अगर बिल्कुल ही आप इसमें बेगुनाह थे तो बस आप तो कहते हैं यार जल्दी केस चलाओ, ख़त्म करो। 2014 में शुरू हुआ था, बच्चे बड़े हो गए 2014 में, जो 2014 में शुरू हुआ तो 2018 तक कोई लोगों की हुकूमत थी ना, ये 4 साल देख लेते।
अगर हमारे दौरे हुकूमत में फैसला आता तो कहते इमरान खान ने मैनेज कर लिया है। पहले तो ये ममनुआ फंडिंग के ऊपर चले गए, पहले फॉरेन फंडिंग कहते थे। फॉरेन फंडिंग में तो पीटीआई बैन हो सकती थी, ममनुआ फंडिंग में ज्यादा से ज्यादा 25-50 हज़ार डॉलर जो भी है वो फोरफीट हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। बात सवाल ये उठाने वाली है, हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि एक जमात को क्यों आप लोग कॉर्नर कर रहे हैं, सब जमातों को, तीनों को, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तीनों को, पीटीआई को, उनका इकट्ठा केस सुने, इकट्ठे फैसले कर दें। हमने तो फिर भी 40,000 से जायद सर्टिफाइड अकाउंट्स दिए हैं जहाँ पैसा है। इनके पास तो एक भी दस्तावेजात नहीं निकली जी पैसे आते कहाँ से हैं, पता ही नहीं है। उसामा बिन लादेन फंडिंग करता रहा, पूरी कौम जानती है नून लीग को। तो मेरा मतलब है ये क्या बेचते हैं। जो भी फैसला है आप कबूल करेंगे ना। बात पता है क्या, देखिए आज वैसे आपको वसीम रहना चाहिए था नैब पे, खुद आपके साबिक और आपके लाडले वज़ीर आज़म, आपके 6 मिनट रह गए, 6 मिनट में मैंने दूसरा मौजूद अब आप बता दिया करें। और उस्मान भाई क्या मैंने बात, आज़म नवाज शरीफ कहते थे, वसीम आपके फेवरेट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते थे, 42 मिनट करने वाला अपने नाम पे पैसे मुझे तय करने में मेहरबानी करके कि किसने कितने अपने नाम पे पैसे 35 मिनट एक मौजूद बात किए, 6 मिनट दूसरे पे, ये मेरा इस्तेहकाक रह लेने दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी है। बहुत बड़ा इशू है इस वक्त इस मुल्क का यार, बहुत बड़ा है, इसीलिए प्रोग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा उसको दिया है। और भाई 42 में से 35 मिनट, करप्शन के साथ भी 90% आई थिंक 90%। एस इकबाल कहता है करप्शन के साथ भी तरक्की हो सकती है, बड़ी दुनिया ने करप्शन करके तरक्की की है, ये तो इनका बयानी है। हुरम दस्तगीर कहता है हम तो आए ही करप्शन बचाने के लिए थे, हमें तो पता था दिसंबर में सजाएं होनी है। आर्मी चीफ की तब्दीली के साथ एक तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा अजीम पाक फौज अदारा इस बात का नोटिस लेगा, क्यों आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाया गया है, क्यों हमारे सिपा सलार को ये लोग मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनका नाम ले लेके जी नवंबर में तब्दीली होनी है, उस तब्दीली के साथ जजेस जुड़े हुए थे और उन सब ने कन्विक्शंस करनी थी। अच्छा भाई मैं तो बैसियत साहब ही किसी का कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन जो आपके जो फेवरेट, और ना है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं सारी बातें, लेकिन आपके फेवरेट वज़ीर आज़म ने बहुत कुछ कह दिया आर्मी चीफ के हवाले से, जिसके हवाले से आपके फेवरेट शहरियार आफरीदी साहब कहा करते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। वो आज, हालांकि मैंने उसको कहा था उनको कि जुमलों पे नजरसानी करें, इसलिए कि जाहिर है वो तो 3 या 6 साल बाद तब्दील होता है। मैंने कहा आप बताएं कई बराह रास्त लेके हमने नून लीग की तरह कई बराह रास्त लेके अपने सिपा सलार का नाम लिया हो जलसों में जुलूसों में जी। ये जब आप ये कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल से कहा कि देखो साजिश हो रही है, उन्होंने नहीं रोका, तो आप किस पे बाबडा में इल्जाम लगा रहे होते हैं या क्रिकेट बोर्ड नहीं? देखिए हमने न्यूट्रल्स को इसलिए कहा, क्या इल्जाम लगा रहे हैं? वो इल्जाम लगाते हैं जो नवाज शरीफ ने या बिलावल साहब ने या किसी और लगाया, तो आप कहते हैं गद्दार है। चले आपने बड़ा अच्छा किया ये बात छेड़ दी। तो क्या जो इमरान खान न्यूट्रल्स को कहते थे वो तबाही हुई कि नहीं हुई, मुआशी तौर पे तबाह करके रख दिया। गवर्नेंस की बात नहीं हो रही, रिजीम चेंज की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि मैंने कहा था साजिश हो रही, नहीं रोकी, इसका मतलब क्या है? आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? साजिश के अलावा ये भी कहा था बड़ी मुश्किल से 3 साल में इकॉनमी संभली है, खुदा का वास्ता इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नहलों से मुल्क को बचा ले। अभी तो कहा था ना कि रोक लो, नहीं रोकी। आप क्या इल्जाम लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हैं, कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं? ओहो, लगी वसीम ये लंबी डिबेट है। देखिए हम समझते हैं कि जो आपके व्यूअर्स हैं सुन भी रहे हैं वो भी पाकिस्तान के लिए खड़े होने को तैयार। आरिफ भट्टी साहब, फाइनली मैं आपसे और हसन साहब से, आरिफ साहब ये आप बताएं कि ये फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग है, आपको क्या लगता है, ये कोई लटकती हुई तलवार है या ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना हो जाएगा, पर ठीक है कोई ऐसा टेंशन नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा तो ये ख्याल, आप बताएं। देखें ये तो जो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं फैसला उन्होंने करना है, अदरवाइज 2014 से केस चल रहा था, आज फैसला महफूज करके उसको रखने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी, इसका अनाउंस कर देते। फॉरेन फंडिंग था, बेगुनाह था, गुनाहगार था, ये तो उनका हक है, लेकिन बदकिस्मती है, मैंने कहा इंसाफ बिकता है। दूसरी जो हसन मुर्तज़ा साहब से, हरगिज़ मेरे वो भाई हैं, इनका मर्जी है जिससे मर्जी इत्तेहाद करे, मेरा मतलब था इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आसफ अली जरदारी साहब की जब जुबान कटी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे उन्होंने बताया, इसलिए कहा। अच्छा दूसरा, फॉरेन फंडिंग का तो आ जाएगा फैसला, वो जो अब चाहेंगे वो समझ गया ना आप। वो दूसरी बात, नैब तरामीम में एक केस डिस्कस किया गया, 10-15 बड़े बंदों को रखा गया, रिटायर्ड जज साहबान बैठे, वुकला बैठे, मेन लीडरशिप को इस वक्त जो हुकूमत में उसकी बेनिफिशियरी दे के लिए एक शिक पे, उनमें 2 तो मेरे दोस्त हैं वकील 25 सालों से, वो ऐसे नहीं खत्म कर दिया, इनको शिकों को निकाल दिया। मुसद्दिक साहब कह रहे हैं केस सामने रखा, फिर देखा किस क्लॉज के अंडर में आ रहा है, पहले केस सामने रखा, पहले केस
इसीलिए मैंने कहा कि या तो ये करते कि कहते कि हम अपने केसेस को इससे मुतासिर नहीं होने देंगे, हमारे केसेस चले पुराने लॉ के तहत, फिर नए केस लॉ के तहत। मेरे भाई पता चलता है कि मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, एक एक बंदे का करा गया कि इसको कैसे क्लीन कराना है, इसको कैसे क्लीन कराना, मेन स्ट्रीम के जो लोग थे, फिर उसके हिसाब से तरमीम की गई। यही बदकिस्मती है। बाकी बेइंतकामी कार्रवाइयां हुई थी, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। खुदारा इस मुल्क को मिलके चलाओ, अब इंतकामी कार्रवाई छोड़ होने वाला है। हसन साहब, अब आप बताएं, बस जाते जाते, ये आप भी लाहौर के हैं, भट्टी साहब भी लाहौर के, उस्मान डार साहब भी इंतखाबी सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है, उनको सारा तजुर्बा है। तो ये नून लीग के साथ आपका इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं 20 हलकों में, तो क्या उम्मीद है आपको हसन साहब? जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह बेहतरी करेगा और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। उससे पता चल जाएगा कि अवाम का जो इनके बयानिए के साथ कितना एक अवाम इत्तेफाक करती है, वो 17 जुलाई को पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके रिजल्ट कहते थे आपने धांधली की तैयारियां शुरू कर दी अभी से। मेरी गुजारिश सुने ना, हमने कोई धांधली की तैयारी नहीं, हमारे खिलाफ तो हमेशा धांधलियाँ हुई हैं, हमने तो कोई ऐसी तैयारी नहीं की। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पूरा प्रोग्राम आपने उन्हें टाइम भी खुल के दिया है, बात भी करने दी है, आपने जितना वो चाहते थे गालियाँ भी दे ली, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि फॉरेन फंडिंग का नाम आया है तो भट्टी साहब भी नैब की तरफ चल पड़े हैं और दूसरों ने भी कोशिश की है कि नैब की तरफ ही जाएं। नैब बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस और मेरा भाई उस्मान डार तो नाराज ही हो गया है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, फॉरेन फंडिंग केस में कोई उसमें जो काबिल तशवीश बात ये है कि वहां से इसराइल से भी फंडिंग होती रही, इंडिया से भी फंडिंग होती रही, और मैं एक बात इन्होंने 10 सेकंड, मैं 1 सेकंड मुझे कह लेने दे, फिर आप कह लीजिएगा जी, आपने काफी कह लिया। इन्होंने अपनी चोरियां, क्या इनको नजर नहीं आता कि चीनी स्कैंडल आया, चीनी माफिया जो है वो सामने आया, किसके साथ थे वो लोग? इनको अद्वियात का स्कैंडल नहीं पता चला? इन्होंने तो मास्क और सैनिटाइजर तक चोरी कर लिए इस कोविड के ज़माने में, और बातें करते हैं ईमानदारी की और सच्चे होने की, और हमने ख़जाना भर दिया। भाई आप तो कहते थे कि यहाँ 14 अरब की यौमिया करप्शन होती है, हम वो रोकेंगे। 4 साल का वो 14 अरब का हिसाब तो दो, आप वो डैम फंड का हिसाब तो दो। उस वक्त तो आप कसीदे पढ़ते थे वो जस्टिस साहब के। चले जी, अब देखते हैं कि मामला किस तरह जाता है। पॉइंट नहीं सर, मैंने ब्रेक खत्म हो गया। उस्मान भाई अगले प्रोग्राम में बिल्कुल खत्म हो गया। जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। जाते जाते मसला ये है कि हर किसी ने हर वक्त हर कानून को अपने सियासी मुखालिफ को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल किया है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।